नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडीपीओ की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और उसी के रिगार्डिंग एडीपीओ की क्लासेस जो हैं वो हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में येस लिख दीजिए। हम आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर देंगे और उस चैनल पर जो एडीपीओ की क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, यानी कि वो कब स्टार्ट होगी, कैसे उसके अंदर जो है सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसके साथ ही ये जो क्लासेस होंगी उसके अंदर जो इसके लॉ से रिलेटेड जो 28 सब्जेक्ट्स हैं प्लस जो फर्स्ट पार्ट है जीएस वाला, ये दोनों ही हम कवर करने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिएगा ताकि जो इसका सिलेबस है वो हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का जो नया एक्ट हम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स एक्ट के बारे में, यानी कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व तकनीक निदान अधिनियम। इस एक्ट के नाम से ही हमें इसका जो मीनिंग है वो समझ में आता है। जैसे कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व, यानी कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है यह एक्ट बनाया गया है। अब उसके अंदर भी जो एक पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए स्पेसिफाई करके एक्ट बनाया उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, यानी कि लिंग चयन का प्रतिषेध। तो ये इसलिए लिखा गया है कि जो सेक्स सिलेक्शन किया जाता था कि जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है वह मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, ये पता किया जाता था जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी उसके द्वारा। तो उसके ऊपर इसमें प्रतिषेध लगाया गया और उसी के लिए जो है अधिनियम बनाया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर जब ये अधिनियम बनाया तब क्या सिचुएशंस थी इंडिया के अंदर। तो उस वक्त जब ये अधिनियम बनाया गया था तब जो 1981 का जो सेंसस आया था तो उसके अंदर जो सेक्स रेशो था मेल फीमेल इंडिया के अंदर वो बहुत ही कम होता जा रहा था, या बोल सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग की स्थिति पे था कि जो फीमेल रेशियो था एज़ कम्पेयर टू मेल वह रेगुलर जो है डाउन होता जा रहा था। तो ऐसी चीज़ को संभालने के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए यह इस तरीके का एक्ट लाना ज़रूरी था। दूसरा जो कारण था कि यह एक्ट लाया गया तो 1990s के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी ग्रो करी और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन्स आई, फॉर एग्जांपल कि जो सोनोग्राफी जो मशीन है, जब ऐसी मशीन्स आई जिसके द्वारा जो है कि लिंग का पता लगाया जा सकता था, यानी कि बच्चे के जन्म लेने से पहले जो है गर्भ के अंदर ये पता किया जा सकता था कि वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो जब ऐसी मशीन्स आ गई तो उसकी वजह से जो है इलीगल अबॉर्शन के जो मामले थे वो बढ़ने लगे थे, जिसका कारण था इंडियन ट्रेडिशन, जहाँ पर यह माना जाता है कि घर के अंदर जो है एक मेल चाइल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और इसी की वजह से क्या होता था कि जो फीमेल चाइल्ड होती थी उनकी जो भ्रूण हत्या की जो मामले आते थे वो ज़्यादा आने लग गए थे। तो सिर्फ एक यही कारण नहीं था कि भ्रूण हत्याएं होने लग गई थी, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर कारण था कि इनकी वजह से जो माँ होती थी, यानी कि जो लेडी होती थी, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती थी, तो जब ये इलीगल अबॉर्शंस होते थे तो उसकी वजह से कई बार जो वो लेडी जो होती थी उनकी भी जान यहाँ पर चली जाती थी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये मांग उठने लगी कि इस तरीके के इलीगल अबॉर्शंस और जो ये प्री डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है इसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो उसी के लिए जो है 1994 में यह एक्ट बनाया गया जिसका नाम था प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स एक्ट, क्योंकि उस टाइम पर इसके अंदर प्री कंसेप्चुअल यानी कि गर्भधारण पूर्व वाला जो टॉपिक है वो उस वक्त इसमें नहीं जुड़ा था। ये आगे चलकर इसमें अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, उसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात कि आज का अगर हम इसका एक रेशियो देखें तो लगभग 13 जो महिलाएं हैं, यानी कि जो 13 जो लेडी हैं वो आज भी जो है इलीगल अबॉर्शन की वजह से रोज़ डेली जो है उनकी डेथ होती है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको अभी भी जो है कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके लिए और भी कार्य करना शेष है। तो चलिए अब इसकी जो आगे वाला पार्ट है, यानी कि जो ये प्री कंसेप्शन कब जोड़ा गया उसके बारे में बात करते हैं। तो 2003 में जब अमेंडमेंट हुआ उसके बाद प्री कंसेप्शन का जो टॉपिक है वो इस एक्ट के अंदर जोड़ा गया। अब ये क्यों जोड़ा गया तो उसका कारण भी टेक्नोलॉजी ही थी। जो उस वक्त जो है एक नई टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी जिसका नाम था IVF, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या होता था कि गर्भधारण से पूर्व ही आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको मेल चाइल्ड चाहिए या फीमेल चाइल्ड चाहिए। तो ये जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी आई और इसकी वजह से फिर से वापस इम्बेलेंस होना चालू हो गया, क्योंकि ज़्यादा जो प्रेफरेंस होती थी वो मेल चाइल्ड पे होती थी। तो इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर रोक लगाना बहुत ज़रूरी थी। और इसी वजह से जो है उस वक्त 2003 में अमेंडमेंट करके यह जो पार्ट था प्री कंसेप्शन वाला, यानी कि गर्भधारण के पूर्व डिटरमाइन करना कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, उसके ऊपर रोक लगाई गई। IVF के ऊपर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन जो सिलेक्शन था कि वो मेल ही होना चाहिए या फीमेल ही होना चाहिए, सिर्फ उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर रोक लगाई गई है। अब इसके बारे में
जो प्रोविजंस किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस एक्ट के अंदर किस चीज़ पे और रोक लगाई गई। जैसे कि जो सोनोग्राफी मशीन्स हैं उसके अंदर क्या क्या टेस्ट जो आप कर सकेंगे, सिर्फ उन्हीं को परमिशन दी गई है, और वो भी कब कर सकोगे, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जो इसके अंदर जेनेटिक लेबोरेटरीज़ हैं, जेनेटिक क्लिनिक्स हैं, या जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या पीडियोलॉजिस्ट हैं, ये सब जितने भी जो मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, इनके बारे में इसमें प्रोविजंस किए गए कि ये किस लिमिट तक जो है इसके अंदर जो है जो जांचें होती है वो कहाँ तक कर सकेंगे, और कौन सी जांच में क्या डिस्क्लोज करना है। यानी कि इसके अंदर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि यदि जो है किसी इमरजेंसी केस में अगर ऐसा कुछ करना भी पड़ता है जो कि परमिशन के द्वारा ही होगा, लेकिन अगर उसके अंदर आपको जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होने का पता चल सकता है, तब भी आपको इसके बारे में जो पेशेंट होगा उसको आपके इसके बारे में नहीं डिस्क्लोज करना है। इस तरीके के प्रोविजंस भी इसमें किए गए हैं। और अगर कोई इन प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, यानी कि अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकेगी वो भी इस एक्ट में बताई गई है। तो इन सभी के बारे में हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में, और हमारे एग्ज़ाम पर्पस से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम बात करेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए जो यहाँ से नंबर स्कोर कर सकते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यह MPADPO और MPDLO दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ से हमारा जो मार्क्स कवर करने का जो चांस है वह ज़्यादा है। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो के, ताकि जो ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिशत अधिनियम, इसे शॉर्ट में PC एंड PNDT एक्ट भी कहते हैं। इसका एक्ट नंबर यानी कि अधिनियम संख्या क्रमांक है 57 ऑफ 1994। राष्ट्रपति की अनुमति इसे 20 सितंबर 1994 को प्राप्त हुई, और यह लागू हुआ केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1996 को। यह डेट हमें याद रखनी है क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स और 34 सेक्शंस हैं। आज के वीडियो के अंदर हम इसका जो चैप्टर 4 तक का पार्ट है वह कवर करने वाले हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके जो है ये सब्जेक्ट हम पूरे कर सकें। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। डेफिनेशन वाले पार्ट में हमने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उसी को कवर करें, ताकि जो है आपके लिए ईजी हो सके। तो सबसे पहले जो है BA के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है कंसेप्टस, यानी कि गर्भ उत्पाद। तो इस डेफिनेशन को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं पिछली एग्जाम में वो इसके अंदर की डेफिनेशन के जो पार्ट हैं वहाँ से उसके अंदर क्वेश्चन बन चुका है। जैसे कि जो पिछली एग्जाम थी उसके अंदर इसी में से जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया कि क्या क्या इसके अंदर काउंट, यानी कि इस डेफिनेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली यानी कि एक्स्ट्रा फोइटस जो होता है वो, या जो फीटस है वह, या जो एम्ब्रियो है, ये तीनों ही चीज़ें इसके अंदर काउंट होती है, यानी कि तीनों ही चीज़ें इस डेफिनेशन के अंदर दी गई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इसके अंदर नहीं आता है, तो इसलिए आपको इस डेफिनेशन को पूरा रीड करना है, और सिर्फ इतना याद रखना है कि गर्भ उत्पाद यानी कि कॉन्सेप्टस के अंदर क्या क्या, उस डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आता है। तो फीटस या जो है एम्ब्रियो, और या फिर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो होता है वो सारी ही चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद एम्ब्रियो क्या होगा, यानी कि भ्रूण। तो इसके अंदर आपको इतना याद रखना है कि गर्भधारण के पश्चात 8 सप्ताह यानी कि 56 दिनों के अंत तक जो विकास उन्मुख यानी कि डेवलपमेंट स्टेज पर जो मानव जीव है वह अभिप्रेत है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कब तक रहता है, गर्भधारण से 56 दिनों तक। तो ये जो डे है ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। फीटस यानी कि गर्भ कब से प्रारंभ होगा, तो जो गर्भ से यहाँ पर गर्भाधान या सृजन से अनुगामी यानी कि 57th डे, 56 तक तो जो रहेगा वो भ्रूण रहेगा यानी कि एम्ब्रियो रहेगा, लेकिन उसके बाद 57th डे से उसके जन्म लेने तक जो है वह गर्भ या फीटस कहलाएगा। तो ये हमें यहाँ पर दोनों ही चीज़ों के अंदर जो ये 56 और 57 वाला जो पार्ट है वह याद रखना है। जीनेटिक काउंसलिंग सेंटर यानी कि आनुवांशिकी सलाह केंद्र क्या होंगे, तो ऐसे सेंटर्स जहाँ पर जो है रोगियों को जो है सलाह दी जाती है, इस अधिनियम के अंदर जो उपाय बताए गए हैं या जो प्रॉब्लम्स या जो पेशेंट्स के रिलेटेड जो यहाँ पर डिसीजेज बताई गई हैं उससे रिलेटेड जो काउंसलिंग की जाती है उसे जीनेटिक काउंसलिंग सेंटर कहेंगे। तो उसके अंतर्गत कोई संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई हॉस्पिटल या कोई परिचार्य गृह या कोई ऐसी प्लेस आ सकती है जहाँ पर ये कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक्स के बारे में भी बताया गया है, लेकिन वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। F के अंदर दिया हुआ है गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो वह कौन होंगे, तो जिनके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हैं उनके पास स्त्री रोग के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिनके पास है वह गायनेकोलॉजिस्ट कहलाएंगे।
तो ये याद रखना है कि कौन से पार्ट के यानी कि कौन से सबसेक्शन में से डिफाइन किया गया है। तो एफ के अंदर 2F के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट दिया हुआ है। जी में दिया हुआ है मेडिकल जेनेटिसिस्ट यानी कि चिकित्सा आनुवंशिकी विज्ञ। अब यह वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने जो है IMC यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल से मेडिकल क्षेत्र में कोई जो है डिग्री प्राप्त की है और उसके साथ साथ या फिर उनके पास कोई 2 साल का जो है एक्सपीरियंस हो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं यानी कि जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स है इससे रिलेटेड उनके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वो किस सबसेक्शन में दिया है। उसके बाद प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यानी कि जो प्रसव पूर्ण जो टेक्निक्स या जो डायग्नोस्टिक है उसकी प्रक्रिया क्या होगी वह आई में दिया गया है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें कि जो प्रसव पूर्ण जो इलाज या उससे रिलेटेड जो टेस्ट किए जाते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या नहीं किया जाना है, क्या बैन है। तो जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, प्राश्रव्य लेखन जिसे बोलते हैं, फिटोस्कोपी यानी कि भ्रूणदार्शिकी, गर्भधारण के पूर्व या पश्चात लिंग चयन के लिए यदि जो है यह यूज़ किया जाता है तो उसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। और जो इसके अलावा जो अलग से जो टेस्ट होते हैं किसी फ्लूइड के द्वारा यानी कि एम्यूनोटिक फ्लूइड कुछ होता है उसके द्वारा या क्रायोनिक विली यानी कि जरायु अंकुरिका, ये जो बायोलॉजिकल जो वर्ड्स है मेडिकल टर्म्स हैं ये आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा याद नहीं रखनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया, प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया कौन से सबसेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है। उसके बाद सेक्स सिलेक्शन की जो डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि सेक्स सिलेक्शन क्या होगा। तो इस यहाँ पर जो सेक्स सिलेक्शन की डेफिनेशन तो दी गई है, इसके साथ साथ इसी एक्ट के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन और प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन ये दोनों भी अलग अलग जो है यहाँ पर उनके लिए प्रोविजंस किए गए हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सेक्स सिलेक्शन क्या होगा कि इसके अंतर्गत इस बात को सुनिश्चित करने या उसकी संभाव्यता को वर्धित करने के प्रयोजन के लिए कि भ्रूण किसी विशिष्ट लिंग का होगा यानी कि वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है इसका पता लगाने के लिए किसी प्रक्रिया या कोई टेक्निक या कोई परीक्षण यानी कि कोई टेस्ट या कोई प्रयोग या कोई नुस्खा या व्यवस्था है यानी कि किसी भी तरीके से यदि आप जो हैं जो लिंक टेस्ट यानी कि जो वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है ये डिटरमाइन करने के लिए कोई टेस्ट कराते हैं या सेक्स सिलेक्शन करने के लिए टेस्ट कराते हैं तो वो इसमें इसी के अंतर्गत आएगा और उसके लिए जो है यहाँ पर उसे प्रोहिबिट किया गया है। जो P2P है उसके अंदर दिया हुआ है सोनोलॉजिस्ट या चित्रण विशेषज्ञ यानी कि इमेजिंग स्पेशलिस्ट। ये वो लोग होंगे जो सोनोलॉजिस्ट है या फिर जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, विकिरण के जो विशेषज्ञ होते हैं वह इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये था इसका चैप्टर 1। अब देखते हैं कि इसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर क्या प्रोविज़न है। तो इसके अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जिसके अंदर जो है ये जो हमने डेफिनेशन में देखी कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लेबोरेटरीज और जेनेटिक क्लिनिक्स जो होंगे उनकी क्या इसके अंदर जो है रोल रहेगा, वह किस तरीके से यहाँ पर जो है रेगुलेट होंगे, उनको रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा या नहीं होगा, वो सब इसके अंदर बात की गई है। तो सेक्शन 3 बोलता है कि रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स यानी कि अनुवांशिकी सलाह केंद्र, जेनेटिक लेबोरेटरी यानी कि अनुवांशिकी प्रयोगशाला एंड जेनेटिक क्लिनिक्स। इसके अंदर ये बोला गया है कि कोई भी अनुवांशिकी सलाह केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशाला या अनुवांशिकी क्लिनिक जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो प्रसव पूर्ण निदान तकनीकों से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा। यानी कि जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो हैं उनका यूज़ वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो जाता इस अधिनियम के द्वारा तब तक उनका कोई प्रयोग वह यहाँ पर नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो उसके पास किसी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो ये जो लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स और जो ये काउंसलिंग सेंटर्स हैं वह ऐसे किसी व्यक्ति को जो है अपने यहाँ पर जो है अपॉइंट नहीं करेंगे, एज अ डॉक्टर या एज अ टेक्नीशियन जो है अपॉइंट नहीं करेंगे यदि वह ऐसी क्वालिफिकेशन यानी कि अर्हता नहीं रखते जो कि इस अधिनियम के द्वारा उनके लिए विहित की गई है। सेक्शन 3A प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। अब जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन के अंदर 2O में देखा कि सेक्स सिलेक्शन क्या होता है, अब उसको यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है, उसके बारे में देखते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, लिंग चयन पर प्रतिषेध। कोई व्यक्ति जिसमें बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का दल सम्मिलित है, यानी कि जो इनफर्टिलिटी जो कि टेक्नोलॉजी आजकल आ चुकी है उसके अंदर यदि कोई स्पेशलिस्ट है, चाहे वो उसका पूरा जो क्रू हो या ग्रुप हो जो कि इनफर्टिलिटी के सेंटर में, इनफर्टिलिटी के सेक्टर के अंदर वो विशेषज्ञ हों, तब ऐसी स्थिति में वह किसी स्त्री या किसी पुरुष यानी कि किसी फीमेल या मेल या दोनों पर अथवा उनमें से किसी से या दोनों से लिए गए किसी टिश्यू
या भ्रूण गर्भ उत्पाद यानी कि जो कॉन्सेप्टस जो कि हमने डेफिनेशन में देखा है BA के अंदर कॉन्सेप्टस क्या होगा, तो भ्रूण गर्भ उत्पाद तरल या गेमिट पर स्वयं लिंग चयन नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कराएगा। तो जो IVF टेक्नोलॉजी हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी है उसी के बारे में यहाँ दिया गया है कि कोई भी जो है यहाँ पर जो प्री कंसेप्शन जो होता है, प्री कंसेप्शन यानी कि जो गर्भधारण से पूर्व जो लिंग डिटर्मिनेशन होता है यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो किसके द्वारा, जो ये इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा। सेक्शन 3B, ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों आदि को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध। जो सोनोग्राफी मशीन होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी जो मशीन्स होती हैं वह जो है जो जिनके द्वारा जो बेची जाती है वो वही इंसान जो है यहाँ पर बेच सकेगा या वही व्यक्ति जो है बेच सकेगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है ऐसी मशीन्स को बेचने के लिए। इसके अलावा जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे बेचता है तो वो इलीगल होगा और उसके लिए जो है उसे पनिशमेंट दिया जा सकेगा। तो यहाँ सिर्फ यही याद रखना है हमें इस पूरे सेक्शन 3 के अंदर कि जो सेक्शन 3A के अंदर जो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन दिया है वो किस सेक्टर से दिया है, तो इनफर्टिलिटी के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए दिया गया है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर यही याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 4, रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि सेक्स सिलेक्शन या डिटर्मिनेशन को तो प्रोहिबिट कर दिया गया, लेकिन क्या अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी जो है यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उसके द्वारा क्या टेस्ट किए जा सकेंगे, किनको छूट है और आखिर उसके लिए क्या शर्त होगी, यह इस सेक्शन के अंदर बताया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इसमें से जो इसके अंदर जो छूट दे रखी है उन जो छः पॉइंट्स हैं यानी कि जो 6 डिसीजेज हैं वो आप जरूर याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इसके अंदर नहीं दी गई है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि अप्रसामान्यताओं में से किसी का पता लगाने के प्रयोजनों के सिवाय उपयोग नहीं किया जाएगा। तो जो ये 6 यहाँ पर जो डिसीज़ बता रखी है एबनॉर्मलिटीज़ से रिलेटेड, सिर्फ इनसे रिलेटेड जो है जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जो मशीन है उसका प्रयोग किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। तो वो ये यहाँ पर दे रखी हैं। गुणसूत्री अप्रसामान्यता यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीज़, हेमोग्लोबिनोपैथीज, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज़, कंजेंशियल एनोमलीज, तो ये जो दिए गए हैं ये, और या फिर ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ या डिसीज़ जो कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर विनिर्दिष्ट की जाए। अब सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड क्या है उसके बारे में हम सेक्शन 7 में देखने वाले हैं, अभी उसके बारे में वहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये 6 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं कि क्या क्या जो है इसके द्वारा जो है इसके अंदर जिसे छूट दी गई है या जो एक्सेप्शन में है। अब इनके लिए क्या शर्तें हैं वो भी देख लेते हैं कि किसी भी प्रसव पूर्ण निदान तकनीक का उपयोग या परिचालन तभी किया जाएगा जब निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति हो गई है। अब वो कौन कौन सी शर्त हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ इस पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है, इस पार्ट से क्वेश्चन यह आया था कि जो गर्भवती स्त्री है वह कितनी आयु की होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो है ये टेस्ट किया जा सके। तो ये 35 वर्ष जो यहाँ दिया हुआ है यही उसका राइट आंसर था। तो पहला जो इसके अंदर शर्त है कि गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से अधिक हो तब जो है ये टेस्ट किया जा सकेगा। गर्भवती स्त्री के 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात यानी कि अबॉर्शन हुए हैं या भ्रूण हानि यानी कि फीटस लॉस हुआ है तब ऐसी स्थिति में किया जा सकेगा। गर्भवती स्त्री विभव विरूपजन को जैसे कि औषधियों, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है यानी कि किसी मेडिसिन या किसी रेडिएशन से जो है वह अगर प्रभावित हो चुकी है तो उससे रिलेटेड अगर उसमें अगर उसकी जांच करना जरूरी है तो की जा सकेगी। गर्भवती स्त्री या उसके पति के कुटुंब में कोई मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन है या शारीरिक विरूपता यानी कि फिजिकल डिफॉर्मिटीज है, तो जैसे कि संस्तृप्तता या किसी अन्य आनुवंशिकी रोग का परिवार वृत्त है। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है तब जो है यहाँ पर परमिशन दी जा सकेगी ऐसी जांच करने की, और या फिर कोई अन्य शर्त जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। तो ये सारी जो प्रोविजंस हैं जो यहाँ दिए गए हैं, इनके अलावा इसके अंदर किसी भी कारण की वजह से जो है ऐसी जांच नहीं की जाएगी जिससे लिंग डिटर्मिनेशन यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता हो। सेक्शन 5, गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की संसूचना का प्रतिषेध। अब इसमें क्या जो सेक्शन 4 के अंदर हमने पढ़ा कि कब कब जो है किस स्थिति में जो है ऐसे टेस्ट की जो है परमिशन दी जा सकेगी। अब जब वो दी जा रही है तो उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस और इसमें फॉलो करनी होगी जब कोई जो सोनोग्राफी या जो लेबोरेटरी है यानी कि जेनेटिक लेबोरेटरीज या जेनेटिक क्लिनिक्स है, जब वह इस तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे तो उन्हें इसके अंदर क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो सेक्शन 5 में दी है। तब धारा 3 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में जो दिया हुआ है कि जो ये जेनेटिक लेबोरेटरीज, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स या जेनेटिक क्लिनिक्स हैं
ये जो तीनों हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है जो प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग करता है तो वह कब करेगा, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उसने संबंधित गर्भवती स्त्री को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात अनुषंगी प्रभावों और अनुवर्ती प्रभावों को स्पष्ट कर दिया है। यानी कि जो ये टेक्निक वो जो जिस टेस्ट को वो गर्भवती स्त्री के ऊपर करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी उसके साइड और आफ्टर इफेक्ट्स हैं वह उसने जो है गर्भवती स्त्री को बता दिए हैं। उसके बाद ही वह जो है ऐसी जांच करेगा। दूसरा, उसने ऐसी प्रक्रियाएं कराने की उसकी लिखित सहमति ऐसी भाषा में जो वह समझती है विहित रूप में प्राप्त कर ली हो। यानी कि गर्भवती स्त्री से जो है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उससे उसने उसकी रिटन परमिशन जो है ऐसे टेस्ट करने के लिए प्राप्त की हो। और तीसरा, जो उसने उससे जो रिटन परमिशन प्राप्त की है उसकी जो एक कॉपी है वह प्रेग्नेंट वुमेन को उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशंस यहाँ लिखी है कि कोई व्यक्ति जिसमें प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है, संबंधित प्रेग्नेंट वुमन या उसके नातेदार यानी कि उसके रिलेटिव या किसी अन्य व्यक्ति को शब्दों, संकेतों द्वारा या किसी अन्य रीति से भ्रूण का लिंग संसूचित नहीं करेगा। यानी कि अगर ऐसा टेस्ट किसी अदर डिसीज़ को, जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 4 में, यदि ऐसी किसी डिसीज़ को पता लगाने के लिए किया जा रहा है, तब यदि जो है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन अगर उसे पता है लेकिन फिर भी जो है वह यहाँ पर उसके रिलेटिव को या स्वयं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरीके से जो है उसे नहीं बताएगा, चाहे वर्ड से या किसी साइन से या किसी और तरीके से जो है वह यहाँ पर जो लिंग है उसको संसूचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 6, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड। अब सेक्शन 3A में हमने देखा कि जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए वहाँ पर रोक लगाई गई है। अब यहाँ बताया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड, यानी कि जो डिटर्मिनेशन जो किया जाता है सेक्स का कि वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, उसके लिए यहाँ पर रोक लगाई गई है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी आनुवंशिकी सलाह केंद्र यानी कि जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक्स किसी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का जिसके अंतर्गत भ्रूण के लिंग का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए पराश्रव्य लेखन है यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी है, अपने केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक में उपयोग नहीं करेगा या ना ही करवाएगा। तो वही यहाँ पर भी बताया गया है कि कोई भी जो कि मेंशन्ड है, चाहे वो जेनेटिक लेबोरेटरी हो, चाहे जेनेटिक क्लिनिक हो या चाहे जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हो, जिसके अंतर्गत वह जहाँ कार्यरत है, यानी कोई सा भी स्थान हो सकता है, चाहे वो किसी व्हीकल पर भी जो है अगर कार्यरत हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जो इसके अंदर प्रोहिबिट की गई है लिंग डिटर्मिनेशन की, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स रिलेटेड जो है वो नहीं करेगा, उसे यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। तो इसके अंदर सभी लोगों के जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या जो सेकंड क्लॉज में जो एक्सप्लेन किए गए हैं वो सारे लोग। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को कहाँ प्रोहिबिट किया गया है, तो सेक्शन 6 के अंतर्गत। सेक्शन 7 चैप्टर 4 जिसके बारे में हम बात करने वाले थे कि जो सेक्शन 7 से लेकर जो सेक्शन 16A तक दिया गया है, इसी के अंदर बताया गया है कि जो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है उसका गठन कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कितने मेंबर्स होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनके फंक्शंस क्या होंगे। तो जो सेक्शन 7 है वो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, यानी कि केंद्र सरकार गठित करेगी, निम्नलिखित से मिलकर वह बनेगा। तो केंद्र सरकार जो है सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी, यानी कि केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। अब इसके अंदर जो है टोटल 24 मेंबर्स होंगे। 24 में से 7 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर पदेन यानी कि एक्स ऑफिशियो होंगे, और जो रिमेनिंग 17 हैं वह जो होंगे वह यहाँ पर या तो निर्वाचित किए जाएंगे या नियुक्त किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि पदेन सदस्य कौन कौन होंगे। पहला, जो उसके अध्यक्ष होंगे वह कौन हो सकेगा, परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग का भार साधक मंत्री, यानी कि जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है या जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसके जो मंत्री हैं भार साधक, वह यहाँ पर अध्यक्ष होंगे जो कि पदेन अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष भारत सरकार का सचिव यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं या जो परिवार कल्याण विभाग के भी सेक्रेटरी हैं, तो वो जो है यहाँ पर पदेन उपाध्यक्ष होंगे। इसके साथ साथ 3 मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से, यानी कि एक मेंबर जो है इन 3 डिपार्टमेंट से लिया जाएगा। पहला, महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट से 1 मेंबर, विधि और न्याय मंत्रालय से 1 मेंबर, और आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी यानी कि मेडिकल साइंस और जो होम्योपैथी है उससे 1 मेंबर। तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेंबर्स यहाँ से जो होंगे, इन तीनों डिपार्टमेंट से 1 मेंबर पदेन होगा। इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो सेंट्रल से रिलेटेड जो हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल हैं, जो वहाँ के जो निदेशक हैं, वहाँ यहाँ पर पदेन सदस्य होंगे। और 7th जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव या उसी पंक्ति का कोई अदर व्यक्ति जो है, जो कि परिवार कल्याण का भार साधक है, वह यहाँ पर पदेन सदस्य होगा।
तो ये 7 मेंबर यहाँ पर पदेन सदस्य हैं। इसमें हमें यही याद रखना है कि आखिर कौन कौन हैं। तो ये बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है कि परिवार कल्याण विभाग से रिलेटेड होंगे, चाहे वो सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, ये सारे। और इससे अलग कौन सा डिपार्टमेंट है, तो 2 अलग अलग यहाँ पर बात की गई है। एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और 3 ये जो विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास, और आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, दूसरा बात जो सेक्शन 8 के अंदर इनकी पदावधि के बारे में बात की गई है। तो जो पदेन सदस्य हैं इनके लिए तो जब तक ये जिस पद पर हैं जब तक वहाँ पर कार्यरत रहेंगे तो इसके लिए पदेन रहेंगे, लेकिन जो नियुक्त किए जाएंगे या निर्वाचित किए जाएंगे उनकी पदावधि के बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि निर्वाचित और नियुक्त जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो सदस्य कैसे किए जाएंगे। तो पहला कि निम्नलिखित में से 2-2 केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो ये जो 5 जो है अलग अलग जो सेक्टर्स दिए गए हैं, अलग अलग फील्ड दी गई है, यहाँ से जो है केंद्र सरकार 2-2 व्यक्तियों को सिलेक्ट करेगी इस बोर्ड के लिए। तो वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे? चिकित्सा अनुविषय यानी कि जो मेडिकल जेनेटिसिस्ट है, या जो गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिसिस्ट है, पीडियोलॉजिस्ट है, या सोशल साइंस से रिलेटेड जो विख्यात व्यक्ति है वो, या वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो प्रतिनिधि है वह। तो ये 5 यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से 2-2 मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि जो सेक्शन 16A है जिसके अंदर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर जो इस तरीके के बोर्ड, पर्यवेक्षण बोर्ड जो गठित किए जाएंगे वह उनके द्वारा किए जाएंगे, और उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वह कुछ तक, मतलब अगर अपन इससे और उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत स्लाइटली और बहुत मामूली चेंजेस हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा जो बोर्ड गठित किए जाते हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर जो निर्वाचित किए जाएंगी तो 3 महिला संसद सदस्य जो हैं यहाँ पर निर्वाचित किए जाएंगे। तो 3 में से जो 2 हैं वो लोकसभा से होंगी और 1 राज्यसभा से। अब ये जो दोनों हैं यानी कि जो 10 मेंबर्स केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए और जो 3 महिलाएं जो है निर्वाचित होकर आई, तो ये जो दोनों हैं इनके जो कार्यकाल होंगे वह 3 वर्ष का होगा। अब इसके बाद 4 मेंबर्स जो होंगे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको जो है केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। लेकिन उसकी एक प्रोसीजर यहाँ पर बताई गई है कि जो अल्फ़ाबेट का जो स्टार्टिंग सीरीज है यानी कि जो ABCD का जो स्टार्टिंग है ना, ABCD से जो अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है उधर से स्टार्ट करके जो 2 पहले आएंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और जो पीछे से यानी कि ZYX से शुरू होगा उधर से जिनके नाम आते हैं उधर से जो है उस जो है 2 नाम उधर से लेंगे। इस तरीके से जो है 4 मेंबर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आपको इतना उसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यही याद रखिए कि 3 वर्ष इनके लिए जो कार्यकाल है और 1 वर्ष का कार्यकाल जो 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से। सेक्शन 9 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड यानी कि जो बोर्ड है इसका जो मीटिंग्स होगी, अधिवेशन जो होगा वो कब और कितनी अवधि के अंदर किया जाना होगा। तो इसके अंदर जो मिनिमम 1 वर्ष के अंदर 2 बार जो है इसकी मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि 6 माह के अंदर कम से कम 1 बार तो मीटिंग होनी ही चाहिए। यही यहाँ पर जो है प्रोविज़न किया गया है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो मीटिंग होगी वह केंद्र सरकार के द्वारा जो है अधिसूचित की जाएगी, ये कहाँ होनी चाहिए। सेक्शन 10 रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। सेक्शन 10 के अंदर ये बोला गया है कि यदि कोई पद जो है वो वैकेंट है यानी कि जो 24 मेंबर्स है उसमें से अगर कोई पद वैकेंट भी है या फिर कोई जो नियुक्ति हुई है वो गलत हो गई है, तो अगर ऐसी नियुक्ति के बाद यदि कोई कार्रवाई की जाती है बोर्ड के द्वारा तो वह ऐसी गलत नियुक्ति या इरेगुलरिटी की वजह से ऐसी कार्रवाई को अविधिमान नहीं ठहराया जाएगा, वह जो कार्रवाई की जाएगी उसे सही माना जाएगा। सेक्शन 11 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों को अस्थायी सहयोजन यानी कि कुछ स्पेशल यानी कि पर्टिकुलर्स जो हैं, स्पेशल प्रोविजंस जो स्पेशल पर्टिकुलर्स जो हैं उनके लिए टेम्पररी पर्सन्स को बोर्ड के साथ जो है अटैच किया जाना या उनको एसोसिएट किया जाना। तो ऐसा कब किया जाएगा? जब कभी बोर्ड को ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पर या किसी ऐसा जो मैटर है जिसके लिए जो है किसी ऐसे व्यक्ति की राय लेना ज़रूरी है, तब जो है बोर्ड यहाँ पर किसी व्यक्ति को सहयोजित करने के लिए या सहायता या सलाह के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वित कर सकेगा। लेकिन जो वो मेंबर होगा वह सिर्फ और सिर्फ सलाह जिस मैटर के लिए उसे नियुक्त किया गया है सिर्फ उसी के लिए जो है तब तक के लिए ही उसके लिए सदस्य माना जाएगा, और ऐसे सदस्य के रूप में वह बोर्ड की जो मीटिंग्स या जो वोटिंग होगी उसके अंदर वोट नहीं कर पाएगा और ना ही जो कोई दूसरे मैटर से उसमें सलाह दे पाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। सेक्शन 12 बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, तो यह केंद्र सरकार के अनुमोदन से की जाएगी और इनके जो वेतन भत्ते और जो सेवा शर्तें होगी वह होगी जो विहित की जाएँ। तो इसके अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 14
डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर, यानी कि जो सदस्य हैं वो कब जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जा सकते हैं, यानी कि उन्हें कब अपने पद से हटाया जा सकता है या कब वो निर्भरता जो हो जाएगी उनकी सेक्शन 14 के अंदर, वह इसके अंदर बताई गई है। तो यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, यानी कि किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है और उसे कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, यानी कि कोई मॉरल्स जो हैं वो अंतर्वलित हैं, तब ऐसी स्थिति में उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा। या उसे दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, या उसे अनसाउंड माइंड यानी कि विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है, या वह सरकार के या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है, यानी कि रिमूव्ड या डिसमिस्ड अगर उसे किसी निगम से कर दिया गया है तब जो है उसे इस पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकेगा। और इसके साथ ही यदि वह इस अधिनियम के अंदर जो प्रोहिबिशन लगाया गया है लिंग चयन के ऊपर, यदि वह लिंग चयन के किसी ऐसे मामले में संयुक्त पाया जाता है तो केंद्र सरकार जो है उसे अपने पद से जो है डिस्क्वालीफाई या उसे हटा सकेगी। सेक्शन 15 पुनः नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता। तो इसके अंतर्गत जो है सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति सिर्फ पदेन सदस्य को छोड़कर, यानी कि उससे भिन्न जो कोई व्यक्ति है वह लगातार 2 अवधि से ज़्यादा किसी भी पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। बस यही यहाँ पर एक प्रोविज़न है, इसके अलावा इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 16 फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, यानी कि बोर्ड के कर्तव्य क्या होंगे। तो बोर्ड के कर्तव्य वही होंगे जो जिस चीज़ के लिए अधिनियम बनाया गया है, यानी कि केंद्र सरकार को जो यह एक्ट बनाया गया है यानी कि लिंग प्रतिशत अधिनियम के ऊपर जो है केंद्र सरकार को सलाह देना और इस अधिनियम के अंदर जो प्रोविजंस है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और इस अधिनियम की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जो जितना हो सके लोगों के अंतर्गत जो है ऐसी जानकारी फैलाना। तो यही इसका जनता जो फंक्शंस ऑफ बोर्ड हैं। सेक्शन 16A राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन। तो जैसा कि हमने आपको सेक्शन 7-8 बताया, ठीक वैसा का वैसा ही जो है सेक्शन 16A बताया गया है और इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, वो कितनी अवधि के लिए होंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं इस सेक्शन के अंदर डिस्कस की गई हैं। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर यही याद रखना है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि जो केंद्र बोर्ड था उसकी जो मीटिंग थी वो 6 महीने में कम से कम एक बार होना आवश्यक है, लेकिन राज्य जो बोर्ड है उसकी जो मीटिंग है वो 4 महीने में एक बार होना आवश्यक है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसके अंदर कोई ऐसा कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पूछने लायक हो वो नहीं है। तो दोस्तों ये चैप्टर 4 तक हमने इसको कवर किया है, कोशिश की है कि जितना इसको प्रिसाइज कर सकें उतना हमने आपके लिए इसको किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसका आगे का जो पार्ट का वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।